हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, उसका फार्मूला का जो डेरिवेशन होता है जो बोर्ड के एग्जाम में बहुत आता है, और जो जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ होती है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट इस साल है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब होता है, देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है उसका उसके रेट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अगर हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन देखें, एक ऐसी रिएक्शन, ए रिएक्शन, यहां पे डेफिनेशन लिख लीजिए, ए रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन, आर ओ आर का क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डज नॉट डिपेंड, यानी रिएक्शन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। अब यहां पे हम लोग एक इक्वेशन ले सकते हैं। मान लो हमारे पास ए से हम लोग जाते हैं पी की तरफ, ये हमारे पास रिएक्शन है, कहां से जा रहे हैं, ए से लेके पी की तरफ जा रहे हैं। ये हमारे पास जीरो ऑर्डर की रिएक्शन आएगी। तो आप इतना ही लिख सकते हैं कि ए रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, आर ओ आर का मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अबे तो मोइलो लगा दी हमने पढ़ावे खातिर, एक 50 रुपए भेज देते बारकोड में भेज। तो हमको इतना याद रखना है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उसको हम लोग बोल देंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब हमारे पास एक रिएक्शन है ए गोस टू पी। अब यहां पे देखें तो हम लोग मान ले T इजिकल टू जीरो, T इजिकल टू जीरो मतलब क्या हुआ हमारे पास, इनिशियल कंसंट्रेशन, क्या हमारे पास हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन, उसको मान लो हम लोग कह देते हैं ए जीरो। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी होगी हमारे पास, ए जीरो, और मान लेते हैं रिमेनिंग कंसंट्रेशन, क्या मान ले, रिमेनिंग कंसंट्रेशन, वो हमारे पास मान लो T इजिकल टू टी टाइम पे इसकी जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन बची वो हमारे पास ए है ना। अब यहां पे इस चीज को लेके हम लोग एक इक्वेशन बनाते हैं। रेट का दो फार्मूला है, पहला फार्मूला होता है रेट इज इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी, ये हमारे पास रेट का एक फार्मूला है, यानी जो रिएक्टेंट का टर्म में होता है उसमें नेगेटिव लगाते हैं, और हमारे पास डी जो है डिफरेंस के लिए है, ए मतलब रिएक्टेंट है, और टी हमारे पास टाइम है। और दूसरा, तो इसको बना देते हैं इक्वेशन नंबर 1। दूसरा रेट का फार्मूला होता है रेट इज इक्वल टू के ए की पावर यहां पर जीरो, यहां पर ए की पावर 1 होती है अगर फर्स्ट ऑर्डर होता, यहां पे जीरो पावर है, इसका मतलब ये जीरो ऑर्डर है। तो ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 2। अगर हम देखें दोनों इक्वेशन में तो हमारे पास लेफ्ट साइड कॉमन है, तो हम लोग राइट साइड भी आपस, सॉरी लेफ्ट साइड आपस में सेम है, तो हमारे पास राइट साइड भी आपस में क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो यहां लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हमारे पास क्या आएगा, डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा के ए की पावर जीरो। और अगर किसी वैल्यू की पावर जीरो है इसका मतलब वो वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो यहां पे हमारे पास हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू हमारे पास हो गया के इंटू 1, और के इंटू 1 है तो इसको मैं 1 हटा दूं तो हमारे पास ये इक्वेशन हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 3। या इसको मैं एक काम और कर सकता हूं, आप इसको इक्वेशन 3 ना बनाइए। अब यहां पे देखिए हमारे पास क्या काम हो सकता है, मैं dt को इधर लेके जाऊं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा डी ए माइनस है, माइनस डी ए, और यहां पे हमारे पास हो जाएगा के इंटू डी टी, ये हो गया हमारे पास। अब देखो माइनस को इधर भेज दो तो ये वाला जो माइनस यहां पे है तो यहां पे हो जाएगा। अब इसको बना दो इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 3 को इंटीग्रेटिंग, इक्वेशन 3 को इंटीग्रेट करो तो ये हमारे पास देखो ये जो साफ बन गया हमारे पास, ये इंटीग्रेशन का साइन है। तो हमारे पास हो गया डी ए इज इक्वल टू हमारे पास माइनस के, क्योंकि के हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, और यहां पे हमारे पास हो गया डी टी। अब एक फार्मूला याद रखिए, हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू होता है एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स होगा। तो यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ डी ए हमारे पास क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
इज इक्वल टू हमारे पास माइनस के तो है ही है, dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t प्लस हमारे पास c। अब ये c कहां से आया, इसको हम लोग कह देते हैं c इज इक्वल टू हमारे पास होता है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ये क्या होता है हमारे पास, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 4। क्या हो गया हमारे पास, इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए हमको a मालूम है कि a हमारे पास क्या है, t हमारे पास क्या है, k हमारे पास क्या है, लेकिन c की वैल्यू हमको नहीं मालूम है। तो यहां पे एक कंडीशन लगाएं, इफ t इज इक्वल टू 0, अगर टाइम 0 है तो एक ही कंसंट्रेशन हमारे पास क्या होगी, एक ही कंसंट्रेशन हमारे पास होगी। सो a इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा a0, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में माना था t इज इक्वल टू 0 पे जो एक ही कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी हमारे पास, a0 होगी। तो यहां पर जहां जहां a है वहां a0 रखें और t यहां पे हमारे पास, तो हमारे पास यहां पे क्या हो जाएगा, a0 इज इक्वल टू माइनस के इंटू 0 प्लस c। तो हमारे पास c इज इक्वल टू हो जाएगा a0। c इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, a0। ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 5। अब देखो हमारे पास क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 5 और 4 में हम लोग जो 5 इक्वेशन नंबर 4 में जो c है उसकी यहां पे क्या रख दें हम लोग, इसकी वैल्यू पुट कर दें। तो यहां पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5। इक्वेशन 4 एंड 5 में देखें तो इक्वेशन 4 हमारे पास है a इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी, प्लस हमारे पास c यहां पे क्या आएगा, हमारे पास c यहां पे आएगा प्लस हमारे पास a0। kt को उधर लेके जाएं तो हमारे पास जाएगा kt और ये हमारे पास यहां पे आएगा। तो a0 तो पहले से हमारे पास है प्लस में, और ये हमारे पास जब इधर आएगा ये इधर आएगा और ये हमारे पास कहां जाएगा, यहां पे। तो हमारे पास हो जाएगा a, हो गया। अब देखो हम लोग अगर यहाँ पे t इज इक्वल टू रहने दें तो हमारे पास हो जाएगा a0 माइनस a डिवाइड बाई हमारे पास हो गया k। ये हमारे पास फार्मूला हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फार्मूला। तो ये फार्मूला, इसमें a0 हमारे पास क्या है, a0 हमारे पास है इनिशियल कंसंट्रेशन, a हमारे पास है रिमेनिंग कंसंट्रेशन, t हमारे पास है टाइम, k इज इक्वल टू हमारे पास है रेट कांस्टेंट। तो यहां पर सकते हैं k इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, रेट कांस्टेंट। क्या हो गया हमारे पास, रेट कांस्टेंट। t इज इक्वल टू हमारे पास हो गया टाइम, और a0 हमारे पास हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन। क्या हो गया हमारे पास, इनिशियल कंसंट्रेशन, और हमारे पास a हो जाएगा रिमेनिंग कंसंट्रेशन। क्या हो जाएगा हमारे पास, रिमेनिंग कंसंट्रेशन। बात क्लियर है। अब यहां पे हम लोग, ये तो हमारे पास डेरिवेशन हो गया। अब इसमें अगर हम लोग चाहें तो हमारे पास एक काम और कर सकते हैं। वो काम हमारे पास क्या होगा, वो काम हमारे पास ये होगा कि हम हाफ लाइफ निकाल ले। तो हाफ लाइफ क्या होती है, यहां पे हेडिंग बना ले हमारे पास कि हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब होता है कि किसी भी कोई रिएक्टेंट है, मान लो एक रिएक्टेंट है, उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन मान लो 30 है या 100 है, कितनी मान लो 100 है, तो वो कितने टाइम में उसकी जो कंसंट्रेशन है वो 50% खत्म हो जाएगी। उसको बोलेंगे हाफ लाइफ। क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब होता है कि ऐसा टाइम पीरियड जिसमें किसी भी रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ हो जाए। द टाइम, अगर चाहे आप डिफरेंशियल चाहे लिखना तो लिख ली, द टाइम इन विच द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम हाफ। क्या रहेगा, यहां पर मैं लिख देता हूं द टाइम पीरियड, या द टाइम लिख देता हूं, द टाइम इन विच इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम हाफ is called half लाइफ टाइम, या हाफ लाइफ पीरियड, या हाफ लाइफ टाइम। अब यहां पे आ जाओ, इस फार्मूले को ड्राइव करें, इस फार्मूले को। तो उसको हम लोग ना हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं T1/2, या इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग T 50%, या इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग T 0.5। इससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं हाफ लाइफ को। तो अगर यहां पे हमारे पास हाफ लाइफ का मतलब क्या हुआ, ये इनिशियल हमारे पास है तो ये 0 ही रहेगा। तो यहां पे कह सकते हैं हमारे पास इनिशियल कितना रहेगा, अगर इनिशियल हमारे पास रहेगा a0 तो हमारे पास रिमेनिंग कितना रहेगा, रिमेनिंग का मतलब हो गया जब 50% खत्म हो गई, यानी अगर हमारे पास इनिशियल a0 है, a0 खत्म हो गई यानी उसका आधा खत्म हो गया, तो कितना बचेगा, आधा बचेगा। यानी 100 का अगर हम लोग मान ले स्टार्टिंग हमारे पास 100 थी, अगर 100 में से 50 खत्म हो गई तो बचे कितनी, 50 बचेगी। कैसे पता चला, तो आप कहेंगे सर 100 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 50 आएगा। तो अगर इनिशियल हमारे पास a0 है तो आधी खत्म हो, कितनी बची हमारे पास, आधी बची। तो यहां पे लिख सकते हैं a0/2।
और टी हमारे पास क्या जाएगा, तो हमारे पास ये हो जाएगा टी हाफ। यहां पे इस फार्मूले में जो टी हमारे पास था उसको मैंने लिख दिया टी हाफ, और ए जीरो तो हमारे पास इनिशियल है, माइनस हमारे पास क्या आएगा, ये एक यहां पे आ जाएगा ए जीरो बाई टू, क्योंकि यहां पर जो ए है वो रिमेनिंग है। जब आधा खत्म हो गया तो किसका आधा खत्म हुआ, इनिशियल का आधा खत्म हुआ, इसीलिए हमारे पास ये आएगा ए जीरो बाई टू। अब यहां पे देखो डिवाइड बाई हमारे पास के है, यहां पे आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पे आएगा हमारे पास 2a0 माइनस a0 डिवाइड बाई 2k। 2a0 में से एक a0 माइनस हो, कितना बचा हमारे पास, a0 बाई 2k। ये हमारे पास फार्मूला हो गया टी हाफ का। तो टी हाफ का फार्मूला हमारे पास क्या हो गया, टी हाफ इज इक्वल टू a0 बाई 2k। यहां पे हम लोग एक वर्ड याद रख सकते हैं कि जो किसी भी यानी जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का जो हाफ लाइफ पीरियड होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां पे आप एक पॉइंट लिख लीजिए, मेरे पास जगह नहीं है, अब मिटाना पड़ेगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो इसीलिए आप यहां पे लिखिए कि हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हमारे पास हमको ये याद रखना पड़ेगा कि हमारे पास जो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है उसका जो हमारे पास डेरिवेशन कैसे करते हैं फार्मूले का, हाफ लाइफ का फार्मूला क्या होता है। आपको दो फार्मूला जीरो ऑर्डर का याद होना चाहिए। डेरिवेशन अगर आप समझ जाए बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ पाए तो आपको एक फार्मूला ये वाला और एक फार्मूला ये आपको याद रहना पड़ेगा, ताकि जितना भी न्यूमेरिकल इस पे आए वो आपका बहुत आसानी से सॉल्व हो जाए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।